मेरी बीवी बहुत सुंदर थी। शादी के शुरू दिन थे और मैं उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता था, लेकिन उसे हमेशा मायके जाने की जल्दी होती। वहाँ उसका कज़िन सैफ था जिसके साथ वो बहुत फ्रैंक थी। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर बाहर आते जाते। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आता और मैं उसे इस बात से रोकता तो वो नाराज़ हो जाती। एक दिन अचानक सुबह फ़ोन आया कि मेरी बीवी की माँ का देहांत हो चुका है। जैसे मैं बीवी के साथ ससुराल पहुँचा तो मेरी बीवी सैफ के गले लग कर रोने लगी। तभी मुझे गुस्सा आया और मैंने सैफ को, जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बेशक मिसबा को मेरी माँ ने पसंद किया था, लेकिन उसकी तस्वीर देखकर मैं उसका दीवाना हो गया था। जितनी मुझे कमरे में जाने की जल्दी थी, उतना ही ये रस्में जान नहीं छोड़ रही थीं। मेरे सारे कजिन्स मुझे लेकर बैठे हुए थे। कह रहे थे कि तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि पहली रात ही भाभी तुम पर रौब जमा लेंगी। मैंने कहा वैसी कोई बात नहीं है। सब कहने लगे हमें पता है, तू तो शादी से पहले ही अपनी बीवी का दीवाना हो गया था। पता नहीं, मुझे अपने जज्बात छुपाने नहीं आते थे। बहरहाल रात के 2 बजे उन्होंने मेरी जान छोड़ी थी। लेकिन जब मैं कमरे में गया तो मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर करके शायद सो चुकी थी। बेड से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। ये देखकर मैं उसकी तरफ बढ़ा था। उसके सामने बैठकर उसे देखने लगा। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। मैंने उसका मेहंदी और चूड़ियों वाला हाथ पकड़ा था। वो एकदम ही चौंक कर उठी थी। मुझे देखकर बहुत नर्वस हुई और उठकर बैठ गई। कहने लगी आई एम सॉरी, वो आँख लग गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम सोई हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरी तारीफ पर वो शर्मासी गई। असल में मेरी बीवी गोरे रंग की मालिक थी, बहुत खूबसूरत थी। बाल भी लंबे घने थे, जबकि मैं देखने में ठीक ठाक शक्ल सूरत का था। मेरी रंगत भी सांवली थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो मेरे बगल में लेटी हुई थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं कुछ पल अपनी आंखें न हटा पाया। अचानक ही उसके माथे को चूम लिया तो उसने अपनी खोली थी, बंद आंखें खोली थी। मुझे अपनी तरफ देखकर वो फौरन ही पीछे हटी थी। अपने बिखरे हुए बाल समेटने लगी। मैंने पर्दा ज़रा सा खिड़की से हटा दिया। सूरज की सारी रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। मैं उसके पास आकर बैठ गया। इससे पहले कि वो उठकर जाती, मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कंधे से लगाया था। मैंने कहा यह सुबह बहुत जालिम है, वक्त से पहले ही हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ घंटे पहले ही रात थी और बड़ी हसीन रात थी, जो कि बहुत जल्द ख़त्म हो गई। वो मुझसे कुछ पीछे हटी थी। कहने लगी आपकी माँ ने मुझे रात में ही कह दिया था कि सुबह सुबह ही कमरे से बाहर आ जाना। मैंने गहरी सांस भरी थी। वो मेरे पास से उठकर अलमारी के पास चली गई, अपना एक खूबसूरत सा सूट निकाला और नहाने चली गई। मैं भी उठकर बैठ गया था। हमारे घर में अब भी वही रिवाज था कि दूल्हा दुल्हन सुबह सुबह ही कमरे से बाहर आकर मेहमानों के साथ बैठ जाते हैं। शादी के शुरू शुरू के दिन थे। मेरा दिल सिर्फ अपनी बीवी की संगत का इच्छुक था। वलीमे के दिन मेरा दिमाग घूम गया था। जब मेरी सास ने रस्म के तौर पर यह कहा कि वलीमे की रात मेरी बेटी हमारे साथ जाएगी और अगले 3 दिन मायके में रहेगी, चौथे दिन ही आप लोग इसे लेकर जाना। ये सुनना था कि मैंने मिसबा को देखा था। वो फ़ौरन ही नज़रें झुका गई। मौका कुछ ऐसा था कि मैं कह नहीं सकता था कि भला ये कौन सी रस्म हुई। अभी तो मैंने अपनी बीवी को ठीक से देखा भी नहीं था। अभी तो मैंने दिल के पूरे अरमान भी नहीं निकाले थे कि मेरी सास अपनी बेटी को मायके ले जाने की बात कर रही थी। लेकिन बहरहाल मेरी माँ ने भी कोई एतराज़ नहीं किया, इसलिए मैं भी चुप हो गया। ये मैं जानता हूँ कि मैंने ये 3 दिन कैसे काटे थे। चौथे दिन जब बीवी को लेने के लिए जाने लगा तो माँ कहने लगी मेरे तो सर में बहुत दर्द है और शादी का खाना खा खा कर तुम्हारे पापा की तबीयत भी सुस्त हो गई है। ऐसा करो, बहू को तुम अकेले ही ले आओ। तुम्हारी सारी बहनें अपने अपने घर जा चुकी हैं और किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है। मैं अकेला ही मिसबा को लेने अपने ससुराल चला गया था। मिसबा और उसके बाकी के चाचा एक ही घर में रहते थे। घर बहुत बड़ा था, सबके अलग अलग पोर्शन थे, लेकिन सब कजिन्स में आपस में बड़ी बनती थी। खाना खाने के दौरान उसके चाचा और कजिन्स भी आकर बैठ गए, उससे बातें करने लगे थे। मिसबा बिल्कुल मेरे सामने बैठी थी और उसके साथ उसकी दूसरी कजिन्स बैठकर खाना खा रही थीं। उसके बाएं तरफ की कुर्सी खाली थी। जब एक हैंडसम नौजवान आकर मिसबा के बराबर में बैठ गया, मेरे दिल को एक धचका सा लगा था, लेकिन फिर मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मुझे हैरत का दूसरा झटका उस समय लगा जब उसने मिसबा के हाथ से रोटी पकड़ी और उसी की प्लेट में खाना खाने लगा। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था। भला वो कौन होता है मिसबा के साथ एक प्लेट में खाना खाने वाला। जब उसने मेरी तरफ देखा और मुझे खुद को घूरते हुए पाया तो कहने लगा जीजा जी, हम दोनों में चलता है, मैंने हमेशा मिसबा के साथ ही खाना खाया है। बेशक हम लोग कज़िन हैं, लेकिन बहुत फ्रैंक हैं।
आप ये समझ लें कि मैं मिसबाह की सहेली हूँ, इसकी कोई भी बात मुझसे छुपी हुई नहीं है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन मेरे माथे पर बल पड़ने लगे थे। मिसबाह उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। दोनों को देखकर लगता था जैसे चांद सूरज की जोड़ी है। इन्हें एक साथ देखकर मेरा दिल आग की भट्टी की तरह से जल रहा था। मैंने खाना भी ठीक से नहीं खाया, बल्कि मेरा इरादा था कि मैं खाना खाने के बाद कुछ देर सबके साथ बैठूंगा, बातें करूंगा। लेकिन इन दोनों को अपने सामने हंसते और कानों में घुस घुस कर बातें करता देखकर मैं वहां पर बिल्कुल भी नहीं रुका। खाना खाने के फौरन बाद मैंने हाथ में पहनी हुई घड़ी को देखा। मैंने कहा, बहुत देर हो गई है मिसबाह, जल्दी कर चलो। ये सुनकर उस लड़के जिसका नाम सैफ था कहने लगा, भाई नवील भाई, इतनी भी जल्दी किस बात की है आपको? अरे आराम से बैठते हैं, गपशप करते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं लेट हो गया हूँ, मुझे घर जाना है। सबने मुझे रुकने के लिए बहुत कहा था, लेकिन मैं नहीं रुका, इसलिए मिसबा को भी आना पड़ा। मैंने गौर किया कि पूरे रास्ते वो कार में मुंह फुलाए बैठी रही, मुझसे एक भी बात नहीं की थी, बस खिड़की से बाहर देखती रही। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। घर आकर जब कमरे में आया तो कहने लगी, आपको मेरी फैमिली के साथ थोड़ा सा समय गुजारना चाहिए था। सब लोग कितना कह रहे थे, सैफ ने भी आपको कितनी बार रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा, मुझे तुम्हारा ये कज़िन सैफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये सुनकर उसने मुझे हैरत से देखा। कहने लगी, अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगा? वो तो बहुत खुश मिजाज लड़का है, जो भी उससे बातें करता है उसका फ़ैन हो जाता है। मैंने कहा, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा। आइंदा तुम अपने मायके जाओ तो उससे ज़रा दूरी बना कर रहना। ये कहकर मैंने अपनी घड़ी उतारी और ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। अपना तौलिया पकड़ा और नहाने के लिए चला गया। वो मुझे बस हैरत से देख रही थी। जब तक मैं वॉशरूम से बाहर आया तो वो सारी ज्वेलरी उतार चुकी थी, अपने बालों में ब्रश कर रही थी। उसे देखकर मेरा मूड एकदम से बदल चुका था। मैं उसके पास आ गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन मुझे हैरत हुई जब उसने मेरा हाथ पीछे किया था। कहने लगी, मुझे तंग मत करिए, मैं सोना चाहती हूँ। मैंने कहा कि मेरा मूड ख़राब मत करो, तुम्हें पता है 3 दिन मैंने तुम्हारे बगैर कैसे काटे हैं। ये कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। ये सुनकर उसने अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए, नखरा दिखाते हुए अपनी आईब्रो चढ़ाई थी। कहने लगी, अच्छा बताइए मुझे कि मेरे बगैर 3 दिन आपने कैसे काटे थे? उसके इस सवाल पर मेरी बेताबियाँ बढ़ने लगी थी और शरारत भी। सुबह सुबह सबके साथ नाश्ता किया। कुछ देर वो मेरी माँ के साथ बैठी बातें करती रही, लेकिन मैं कमरे में आकर दोबारा से गहरी नींद सो चुका था। शाम को जब उठा तो बहुत फ्रेश था। जब वो कमरे में आकर लेटने लगी तो मैंने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, खाना भी बाहर ही खाएंगे। वो कहने लगी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे कुछ देर सोने दीजिए। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी थी और उसे अपने साथ ले गया। काफ़ी देर में गाड़ी ड्राइव करता रहा, उससे बातें करता रहा। हमने खाना भी बाहर ही खाया था। शादी के शुरू के दिन थे। एक बार मैं ऑफिस से घर आया, सोचा तो यही था कि आज फिर मिसबा को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा, खाना भी हम बाहर ही खाएंगे। लेकिन जब घर आया तो कमरे से हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मिसबा का वही कज़िन सैफ उसके पास बैठा, उसके साथ हंस हंस कर न जाने क्या बातें कर रहा था। मुझे देखकर फ़ौरन से खड़ा हो गया। कहने लगा, जीजा जी, आप इतनी जल्दी आ गए? चले आ ही गए हैं तो आइए आइए बैठिए, आप ही का कमरा है। फिर कहने लगा, मिसबा, अब तुम खुद पूछोगी या फिर मैं खुद जीजा जी को बता दूँ कि मैं किस इरादे से आया हूँ? मैंने कहा, क्या मतलब, किस इरादे से आए हो? कहने लगा, आपकी पत्नी को चुराने के लिए आया हूँ और चुरा कर अपने साथ भी ले जाऊँगा, बस आप शक्ल ही देखते रह जाएंगे। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। वो हंसे जा रहा था, मुझे तो कुछ पागल सा लगता था। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। कहने लगा, अच्छा हुआ कि आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे, वरना तो मुझे धक्के देकर निकाल देते। फिर मिसबा से कहने लगा, यार मिसबा, जल्दी करो ना, टाइम देख रही हो तुम। वो कहने लगी, अच्छा कर रही हो, जल्दी मुझे इनसे बात करने दो। मैं दोनों को हैरत से देख रहा था। कहने लगा, ठीक है, तुम अपने पति से बात करो, जब तक मैं तुम्हारे कपड़े बैग में रखता हूँ। ये सुनकर मैं उस लड़के की बेबाकी और बेशर्मी पर जितना भी हैरान होता उतना ही कम था। उसने अलमारी खोली, अलमारी के ऊपर से मिसबा का छोटा सा बैग उतारा और मिसबा के कपड़े उसमें रखने लग गया। मुझे उसकी ये बात बहुत बुरी लगी थी। बजाय मिसबा उसे रोकती, कहने लगी कि मैं मायके जाना चाहती हूँ, कुछ दिन बाद आ जाऊँगी। उसके कज़िन के सामने मैं भला उसे क्या कह सकता था? मैंने कहा कि अभी नहीं, फिर कभी चले जाना। इससे पहले कि मिसबा कुछ कहती, सैफ बोल पड़ा। कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं इसे लेने आया हूँ तो इसे आज लेकर ही जाऊँगा। फालतू थोड़ी हूँ, अपने सारे काम छोड़कर मैडम को लेने आया हूँ और इसको लिए बिना नहीं जाऊँगा। और वैसे भी 8 दिन में आपने जैसा ख्याल मेरी कज़िन का रखा है, मुझे नज़र आ रहा है, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए इसके।
पता नहीं ठीक से खिलाते पिलाते भी हैं कि नहीं। उसकी इस तरह की बातों पर मैं गुस्से में आ गया। मिसबा ने जब मुझे गुस्से में देखा तो सैफ के पास जाकर कहने लगी, तुम ज़्यादा नहीं बोलने लगे हो। लेकिन उसने बगैर किसी की परवाह किए मिसबा से कहा, 2 मिनट में बाहर आओ, मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। ये कहकर वो मिसबा का बाइक पकड़े कंधे से लटकाए बाहर जा चुका था। मिसबा मेरे पास आई, कहने लगी, मैं बस 2-3 दिन में आ जाऊँगी। मैंने कहा, मिसबा तुम नहीं जाओगी, इसका मतलब नहीं जाओगी। जाओ बाहर जाकर सैफ से अपना बैग लेकर अंदर आओ। मैंने उससे कहा तो कुछ देर तो वो मुझे देखती रही, फिर वो बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद सैफ कमरे में आया, कहने लगा, क्या हुआ जीजा जी, आपने क्या कहा है मिसबा को? वो रोए जा रही है और कह रही है इसने कहीं नहीं जाना। क्या आपने मना किया इसे? मैंने कहा कि ये मेरा और मेरी पत्नी का मामला है, मैं इसे खुद इसके मायके जाऊंगा। तुम कौन होते हो उसको लेकर जाने वाले? वो कहने लगा, आज तक तो वो हर जगह सिर्फ मेरे साथ गई है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर आज मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती? वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा होकर मेरी आंखों में आंखें डाले पूछ रहा था। मैंने कहा, इसलिए कि अब इसकी शादी मुझसे हो गई है, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो कहने लगा, तो मैंने कब मना किया है आपकी जिम्मेदारी पूरी करने से? देखिए, वो मेरी कज़िन है, बहुत अच्छी दोस्त भी है और हमेशा इसको लाने ले जाने की जिम्मेदारी मैंने ही निभाई है और मुझे खुद ताई जी ने भेजा है कि मैं इसको लेकर आऊं और मैं इसको लेकर जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई बात है कि आपको बुरी लगे। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मुझे उस नौजवान पर गुस्सा आने लगा। वो होता कौन था मुझ पर हुक्म चलाने वाला? मैंने खाना भी ठीक से नहीं खाया, रात को मिसबा को फ़ोन भी नहीं किया। मुझे मिसबा पर भी गुस्सा था। जब मैंने उसे मना किया था तो वो क्यों गई? मेरी बात की क्या कोई अहमियत नहीं थी उसकी नज़र में? रात को मिसबा के मैसेज आते रहे, कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। सैफ ने घर आकर मुझे ये बात बताई। कहने लगी कि मुझे 8 दिन लग जाएंगे। मैंने उसके किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। 2 दिन ही गुजरे थे, मुझे अपना कमरा का हटकाने को दौड़ रहा था। 2 दिन बाद मैंने सोचा कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, आखिर उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तीसरे दिन मैंने सोचा कि ऑफिस से आते हुए मुझे उसकी माँ की खैरियत पूछनी चाहिए। मैं अपने ससुराल चला गया। मिसबा की माँ की तबीयत सच में ठीक नहीं थी। मैंने उनकी खैरियत पूछी तो कहने लगी, बस बुखार था, इसलिए दिल उदास हुआ तो मैंने सैफ को भेज दिया। मैंने कहा, मिसबा कहाँ है? वो कहने लगी, पता नहीं, सैफ के साथ ही कहीं गई है, अभी आ जाएगी। फिर मेरी छोटी साली से कहने लगी, जीजा जी आए हैं, चाय बनाकर लाओ इनके लिए। फिर मुझसे इधर उधर की बातें करती रही। मेरा दिमाग मिसबा की तरफ था। वो क्यों गई थी सैफ के साथ? अपनी माँ को देखने के लिए यहाँ आई थी तो यहीं रहती। कुछ देर के बाद मुझे दोनों के हंसने की और बातें करने की आवाज़ें आने लगीं। दोनों हंसते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अंदर आए थे, लेकिन मुझे देखते ही जैसे मिसबा की हंसी को ब्रेक लगी थी। फिर मुस्कुराते हुए उसने सैफ से अपना हाथ छुड़ाया और मेरे पास आ गई। कहने लगी, आप यहाँ पर? मैंने कहा, तुम्हारी माँ का हालचाल पूछने आया था। सैफ मेरी सास के पास बैठकर उनके गले में हाथ डालकर उनके कंधे पर सर रख चुका था। कहने लगा, ताई अम्मा, आपकी बेटी बहुत तंग करती मुझे गोलगप्पे खाने के लिए। इसने मुझे पूरे मोहल्ले में यहाँ वहाँ दौड़ाया है। क्या हो गया अगर इसने तुमसे फरमाइश कर ली, मायके आई है तो तुम्हें चाहिए कि इसको पूछो, इसका ख्याल रखो। वो कहने लगा, इसकी खातिर तो मैं जान भी दे सकता हूँ, तभी तो लेकर गया हूँ इसे। 4 जगह लेकर गया आपकी बेटी को, फिर जाकर एक जगह पसंद आई इसे। मिसबा कहने लगी, माँ झूठ बोल रहा है, बस सिर्फ 2 जगह लेकर गया था और एक जगह तो बहुत ही गंदी थी, मुझसे वहाँ खाया भी नहीं गए। हाँ, दूसरी जगह के अच्छे थे, सो मैंने 2 प्लेट खाई थी। ये सुनकर मेरी सास मुस्कुराने लगी। कहने लगी, बहुत अच्छी बात है कि तुम खुश हो गई। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने भी मिसबा से यही कहा था, चलो हम बाहर लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, तुम्हें बहुत मज़े के गोलगप्पे भी खिलाऊंगा, लेकिन उसे मना कर दिया था। कहने लगी, बहुत थकी हुई हूँ, बस सोना चाहती हूँ, मुझे बस सोने दिया करिए, आप मुझे बहुत तंग करते हैं। पता नहीं मेरे इतने प्यार के बावजूद भी उसे मुझसे बस शिकायतें ही रहती थीं। और यहाँ इस लोफर के साथ बाइक पर बैठकर गोलगप्पे खाने गई थी और ये ताई के साथ यूँ गले लगा हुआ था जैसे कि पता नहीं क्या हो। और भी कजिन्स थे, सगे भाई थे। मैंने सबके अंदर एक लिहाज और संकोच देखा था, लेकिन किसी को भी मिसबा के साथ इस तरह से फ्री होते हुए नहीं देखा था जैसा कि सैफ होता था। पता नहीं इसे औरतों में घुसे रहने का क्या शौक था। बहरहाल मैं गया तो सिर्फ अपनी सास को मिलने के लिए था, लेकिन मिसबा को अपने साथ लेकर आया था। मैंने घर में आते ही उसे साफ कह दिया था कि आज के बाद वो मुझे सैफ के साथ नज़र ना आए। मेरी बात सुनकर कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा, जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें ले जाता हूँ गोलगप्पे खिलाने के लिए, तब तो तुमने मना कर दिया था और आज उस छिचोरे लड़के के साथ जाते हुए तुम्हें कोई एतराज़ नहीं हुआ।
कुछ भी बुरा नहीं लगा। देखो मिसबा, मैं शक्की आदमी बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मुझे उस लड़के के तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं। चिपक कर साथ बैठता है तुम्हारे। लगता क्या है वो तुम्हारा जो तुम्हारे साथ यूँ चिपकता है? वो कहने लगी, आपकी सोच इतनी छोटी है। मैंने कहा, है मेरी सोच छोटी? तुम्हें सारी बुराइयां मुझ में ही नज़र आती हैं। तुम्हें ये नज़र नहीं आता कि वो क्या करता है? मुंह उठाकर घर आ जाता है, आकर तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ दरवाज़ा बंद करके बैठ जाता है। भला ये कौन सा तरीका है अपनी कज़िन के ससुराल में जाते हुए हैं? तो ड्राइंग रूम में बैठ के सबके सामने बैठते हैं, सबके सामने तुमसे बात करे। कहने लगी, अगर वो अकेला कमरे में आ जाता है तो आप इसका क्या मतलब समझते हैं? क्या मैं बुरी हूँ? मैंने कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इसका क्या मतलब है और क्या नहीं। मुझे वो लड़का एक आँख नहीं अच्छा लगता। मुझे वो यहाँ दिखाई भी ना दे। और अगर तुम्हारे मायके जाने का मतलब सैफ के साथ सड़कें नापना है तो तुम भी मायके नहीं जाओगी। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आप जैसे शक्की इंसान से शादी की। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था। पता नहीं उसे मुझ में ही कमियां क्यों नज़र आती थीं। मैंने कहा, कर ली शादी, लग गया पता कि मैं कैसा हूँ। अब मेरे हिसाब से चलो, वरना तुम नहीं जानती कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ और तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर वो चुप सी हो गई थी। रात को खाना मैं बाज़ार से ही लाया था, क्योंकि उसने कुछ नहीं बनाया था। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप खाना लगा दीजिए। वो कहने लगी, क्या कोई बात हुई है मिसबा से? जब से घर आई है चुप चुप सी है, ना मुझसे बात कर रही है और ना ही अपने कमरे से बाहर निकल रही है। अगर उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो तुम्हें चाहिए था कि इसे वापस ना लेकर आते। मैंने कहा, माँ उसके सर में दर्द है और कोई बात नहीं, आप खाना खाइए, मैं उसको लेकर आता हूँ। मैं कमरे में गया, वो मुँह फुलाए बैठी थी, बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। मैंने कहा, ये क्या तमाशा बना रखा है? तुमने किस बात का शौक मना रही हो तुम? चलो उठ कर खाना खाओ। वो कहने लगी, मुझे खाना प्लीज़, आप नहीं खाना प्लीज़, आप जाइए यहाँ से। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा, बजाय मेरी बात समझने के वो नखरे दिखा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो कहने लगी, डोंट टच मी, हाथ भी मत लगाइएगा मुझे। मैंने दोनों हाथ से उसे पकड़ा और बुरी तरह से झिझोड़ कर रख दिया। मैंने कहा, लो लगा दिया तुम्हें हाथ, क्या कर लोगी तुम? मैं तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती। और ये एटीट्यूड जो है ना, ये अपने पास संभाल कर रखो। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो औरत के फालतू के नखरे उठाए। 2 दिन के अंदर मैं सीधा करके रख दूंगा तुम्हें। जाओ, जाकर मुंह धोकर आओ, अपना हुलिया ठीक करो। मैंने अभी तक तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम रोना धोना मचाकर कमरे में बंद होकर बैठ जाओ। मेकअप करके अपनी शक्ल अच्छी करो और ख़बरदार, जो मेरी माँ के सामने तुमने ये दिखाया कि हमारे बीच कोई भी अनबन चल रही है, बिल्कुल ठीक तरह से उनके सामने बैठना और वैसे ही बातें करना जैसे तुम रोज़ करती हो। मैंने गुस्से भरे अंदाज में उससे कहा था। वो शायद मेरे इस अंदाज से थोड़ा डर गई थी, फ़ौरन सीधी हो गई। मैंने उसके दोनों हाथ छोड़ दिए। वो उठकर वॉशरूम में घुस गई, मुंह धोया, बाहर आई, हल्की सी लिपस्टिक लगाई, हाथों में चूड़ियाँ पहनी। मैं सोच चुका था कि मिसबा को इसी तरीके से रोकूंगा। भला ये सैफ होता कौन है? जब जी चाहता है मुंह उठाकर कमरे में आ जाता है, जब जी चाहता है इसके करीब होकर बैठता है। कोई भी पति ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं क्यों करूँगा? अगर इसे लगता है कि मैं घटिया सोच का मालिक हूँ तो ये सोचती रहे। कुछ देर बाद मैं भी कमरे से बाहर आ गया था। वो मेरी माँ के साथ हल्की फुल्की बातों में बिजी थी, खाना भी खा रही थी। मैं जैसे ही उसके पास बैठा, उसके चेहरे के तेवर बदल गए थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। जानबूझकर उससे कहने लगा, मुझे प्लेट में खाना डालकर दो, रोटी उठाओ, ग्लास में पानी डालकर दो। वो मेरी हर बात मानती रही, लेकिन माथे पर बल डाले हुए। मैंने खाना खाया और अपनी माँ के सामने उससे कहा कि जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग आइसक्रीम खाने जाएंगे। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मेरे सर में दर्द है। मैंने कहा, मिसबा जो कह रहा हूँ बस वही करो, जाओ और तैयार हो जाओ। मेरी माँ मुझे घूरने लगी, कहने लगी, बच्ची के सर में दर्द है, तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो। मैंने कहा, माँ यही तो दिन होते हैं, अभी कुछ महीने बाद ही उम्मीद से हो जाएगी तो आप ही रोक टोक लगा देंगी और उसके बाद बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुस्कुराने लगी, कहने लगी, बात तो ठीक है, बच्चे हो जाएंगे तो फिर इंसान अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता। बस यही होता है कि बच्चों को ये खिलाना है, ये पहनाना है। फिर मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मुझे तो बस उस दिन का इंतज़ार है जब तुम मुझे ये खुशखबरी सुनाओ कि मैं दादी बनने वाली हूँ। मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द आपको ये खबर सुनाऊंगा। मेरी माँ बहुत खुश हो गई थी। फिर मैंने कहा, माँ आपके लिए आइसक्रीम ले आऊँ? कहने लगी, नहीं रहने दो, तुम्हें तो पता है ज़रा सी ठंडी चीज़ खा लूँ तो खांसी शुरू हो जाती है। तुम लोगों के दिन है, खाओ पियो एंजॉय करो। बड़े ख़राब मूड के साथ मैडम बाहर आई थी। वो तो मुझे हर हाल में अच्छी लगती थी, गुस्से में भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठकर आइसक्रीम पार्लर चला गया। कहने लगी, मैं कार के बाहर नहीं जाऊंगी और ना ही मुझे आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा, ठीक है। उसी समय एक वेटर हमारी गाड़ी के पास आ गया।
मैंने कहा ऐसा करो 2 कोन आइसक्रीम लेकर आओ और चॉकलेट लेकर आना। मैं जानता था कि मिसबा को चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है। शुरू शुरू में वो रोज़ मुझसे यही फरमाइश करती थी कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खानी है, और मेरे साथ कई बार चॉकलेट आइसक्रीम खाने भी गई थी। मुझसे कहती थी जब कभी मेरा मूड ख़राब होता है तो आप मुझे फ़ौरन से चॉकलेट आइसक्रीम खिला दीजिएगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। 2 चॉकलेट आइसक्रीम आई तो मैंने उसकी तरफ एक बढ़ा दी, लेकिन उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया। कहने लगी आपको सुनाई नहीं देता, मुझे नहीं खानी तो इसका मतलब नहीं खानी। मैंने बात ठीक करनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा ना यार, जाने दो, आइसक्रीम खाओ, मुझे पता है तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है, बात को यहीं ख़त्म कर दो प्लीज़। मैंने आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बड़े प्यार से कहा। मैं नहीं चाहता था कि उसका मूड अभी और ख़राब रहे और वो मेरी रात बर्बाद करे। उसने मेरे हाथ से आइसक्रीम पकड़ी और खिड़की से बाहर फेंक दी। कहने लगी हो गई बात ख़त्म, आपके लिए सब कुछ बहुत सरल है ना, बहुत इजी है ना, आप जब चाहें जो चाहे जिसके बारे में जो दिल करे कह दें। इसके बाद ये भी बर्दाश्त ना करें कि सामने वाले का मूड कैसा है और कैसा नहीं। आपको सामने वाले का मूड भी अपने हिसाब से चाहिए, चाहे उसका दिल हो या ना हो। मैं आपकी मर्ज़ी पर हंस नहीं सकती और ना ही आपकी मर्ज़ी पर रो सकती हूँ। मैं भी जीती जागती इंसान हूँ। अब मैं अपना मुंह बंद ही रखूँगी। मुझे उस समय मिसबा पर कितना गुस्सा आया था मैं बता नहीं सकता था। मैंने आइसक्रीम वाले को पैसे दिए, अपनी आइसक्रीम उसे पकड़ा दी। मैंने कहा ये अच्छा, ये तुम खा लो। ये कहकर मैं रफ ड्राइविंग करते हुए घर पहुंचा था। जैसे ही गाड़ी पोर्च में खड़ी की, मैंने दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से बंद किया था। मिसबा की गाड़ी से उतरने का भी इंतज़ार नहीं किया था। फ़ौरन से मैं अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद ही वो कमरे में आई थी। अच्छा था कि माँ सो चुकी थी। वो कमरे में आई। मैंने कहा दरवाज़ा बंद करो, लाइट भी ऑफ़ कर दो। उसने दरवाज़ा बंद किया, लाइट बंद की। थोड़ी देर बाद वो लेट गई। मैं उसके करीब आ गया। वो कहने लगी मेरा मूड नहीं है। मैंने कहा शट अप, मुझे तुम्हारे मूड की परवाह नहीं है। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि मेरा किस चीज़ का मूड है, इसलिए आज के बाद मुझे रोकना मत। वह पहली बार था जब मैंने अपना जुनून उसे दिखाया था। शादी से अब तक मैंने बड़ी नरमी रखी थी, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज मुझे उस पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जो कुछ आगे होने वाला है वो कुछ ऐसा होगा। अगले ही दिन मेरी माँ ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मेरी माँ रो रही थी। मैंने कहा माँ आपको क्या हुआ? वो कहने लगी तुम दोनों के फ़ोन साइलेंट पर पड़े हैं, मिसबा के घर से इतनी कॉल्स आ रही थी। ये सुनकर मिसबा भी उठकर बैठ गई। मैंने कहा पता नहीं माँ, शायद मेरा फ़ोन साइलेंट पर ही था। वो मिसबा के पास आ गई। कहने लगी बेटा, जो खबर मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ बड़े सब्र और आराम से सुनना। कहने लगी क्या बात है, क्या हुआ है माँ, सब ठीक तो है? मेरी माँ उसके गले लगाकर उसको रोने लगी। कहने लगी तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है, ये सुनना था कि मैं खुद भी परेशान हो गया। कहने लगी कि तुम्हारे घर से फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि वो लोग नबील के नंबर पर कब से फ़ोन कर रहे हैं। तुम्हारे नंबर पे भी किया, लेकिन तुम दोनों में से कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा। मेरी माँ मिसबा को चुप करवा रही थी। मैं भी उसके पास बैठकर उसे तसल्ली देने लगा। मेरी माँ हमारे साथ ही मिसबा के घर गई थी। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, सामने ही सैफ खड़ा हुआ था। उसकी भी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। उसे देखकर मिसबा ने अपना हाथ मुझसे छुड़वाया और जाकर उसके सीने से जा लगी। उसने भी मिसबा को अपने गले लगा लिया था। वो फूट फूट कर रो रही थी और मैं यूं था कि जैसे बेजान सा हो चुका हूँ। ये क्या तरीका था? मुझे उन दोनों पर बहुत गुस्सा आया। मैंने ना आओ देखा ना ताओ और मिसबा को उसके कजिन से अलग किया और सैफ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, उसका गिरेबान पकड़ लिया। वो होता कौन है मेरी बीवी के गले लगने वाला? एक तमाशा सा लग गया था। मिसबा अपना दुख भूल बैठी थी, मुझे हैरत से देखने लगी। उसके चाचा भी वहीं इकट्ठा हो गए। मैंने उसके कजिन से कहा कि तुम होते कौन हो मेरी पत्नी के गले लगने वाले? वो कहने लगा मिसबा का सगा भाई हूँ मैं। ये कहकर उसने अपना गिरेबान मुझसे छुड़वाया। मैं हक्का बक्का उसकी शक्ल देखने लगा। उसके चाचा कहने लगे कि बचपन में मिसबा की माँ ने अपना बेटा हमें दे दिया था क्योंकि हमारी कोई औलाद न थी। ये मिसबा का सगा भाई है। यह सुनकर मुझे अपने व्यवहार पर बहुत अफसोस होने लगा। मैं तो जैसे ज़मीन में धंसता चला जा रहा था। कभी कभी जो इंसान सोचता है वो होता नहीं। हमें शक की नज़र से हमेशा नहीं देखना चाहिए, बल्कि पहले पता करना चाहिए कि जैसा हमें दिख रहा है वैसा है भी कि नहीं। मैंने मिसबा से और सैफ से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो। उन लोगों ने खैर मुझे माफ़ कर दिया और मैं आगे से बहुत सुधर चुका था, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी गलती थी और मैं ही ये शक कर रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।